Hi guys, we'll be starting with lesson 21, the corporate insolvency resolution process, the liquidation process, that's the second part, and the third is the winding up. So three parts in this chapter. The first one is called as your company insolvency resolution process. Let's see. It all comes under the IBC, Insolvency Bankruptcy Code. सुना है तुम लोग ने IBC के बारे में? It is one of a landmark legislation in the Indian economy, जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स का स्कोप बहुत बड़ा है. समझते क्या होता है? इस IBC कोड के अंदर टोटल 255 सेक्शंस हैं, ओके, एंड 5 पार्ट्स. अब ये 5 पार्ट्स में से जब भी इंसॉल्वेंसी होती है तब पार्ट 2 deals with insolvency of corporates. This is what is important for us. Whereas part 3 deals with individuals, part 4 is about authorities, and part 5 is miscellaneous provisions. The most for an important from a company secretary point of view is part 2. So insolvency bankruptcy code part 2 deals with insolvency of corporates. और कौन से sections है इसमें? सेक्शन 4 टू सेक्शन 77. समझते हैं? ये जो है फर्दर सब पार्ट्स के अंदर दिया हुआ है. देयर आर टोटल 7 पार्ट्स. पार्ट 2 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स. यहां से पार्ट 2 डील्स विथ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 32. तो इसके अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि कंपनी को रिवाइव करें. कभी भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वी मेक स्टेप्स टू रिवाइव एंड रिहैबिलिटेट इट. बट अगर नहीं रिवाइव और रिहैबिलिटेट कर सकते तो इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर कंपनी को हम लोग वी पुट इट इनटू लिक्विडेशन. ट्राई करेंगे रिवाइव करने का. ठीक हो गई तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज वील पुट इट इनटू लिक्विडेशन. लेट्स सी. तो दीज टू वी विल बी डूइंग. First, what is the corporate insolvency resolution process? CIRP, simply meaning कंपनी का insolvency. क्या मुझे तुम लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो कि कंपनी की insolvency कौन सी कोर्ट में जाती होगी? Which court has the jurisdiction to deal with these matters? It is your NCLT, National Company Law ट्राइब्यूनल. ठीक है. तो यहां पे तुम देखोगे जेट एयरवेज इंसॉल्वेंसी में है, रिलायंस कम्युनिकेशंस इंसॉल्वेंसी में है, देयर आर सो मेनी बिल्डर्स इन इंसॉल्वेंसी. तो ये सभी केसेस जाते हैं एनसीएलटी के अंदर. अब ये इसका प्रोसेस क्या है, कैसे एनसीएलटी में जाएगा, क्या होगा फर्दर? तो सबसे पहले एक पेटिशन फाइल होगा बिफोर दी एनसीएलटी. एक बार किसी ने केस किया, या तो वो क्रेडिटर केस फाइल करेगा. क्रेडिटर्स भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं. एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तुम्हारे क्रेडिटर्स केस फाइल कर सकते हैं. क्रेडिटर्स तुम्हारे कौन हो सकते हैं? एक है, ये लोग ने नाम दिया है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर दोज हु हैव गिवन अ लोन टू द कंपनी. लोन जिसने दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक. तो ये सारे लोग तुम्हारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है. ये लोग अगर तुम इनका पैसा नहीं दोगे तो ये लोग केस कर देंगे इंसॉल्वेंसी का. अगर एक दूसरा भी क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है जिसका नाम इज ऑपरेशनल क्रेडिटर. अब ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है? Now operational creditor is a person to whom the company owes a operational debt, like for example a salary, or I'm talking of any other goods or services का payment. ठीक है. तो यहां पे क्या होता है, अगर एम्प्लॉइज का मैं पगार ना दू ही नहीं, तो दे कैन ऑल्सो फाइल अ केस फॉर इंसॉल्वेंसी. या फिर किसी के पास से सामान खरीदा, सर्विसेज लिए और पैसे ही नहीं दिए, तो वो लोग भी केस कर सकते हैं. तो पहली बात केस होगा, पेटिशन फाइल होगा. अब जैसे पेटिशन फाइल होगा एनसीएलटी के अंदर, फिर क्या होगा? देन एनसीएलटी विल डिसाइड ईदर टू एक्सेप्ट द पेटिशन और रिजेक्ट इट. तो एक बार एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर लिया पेटिशन, देन दे विल अपॉइंट अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, IRP.
इसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल, IRP, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो तुम गए एनसीएलटी के पास में, एनसीएलटी ने अपॉइंट किया IRP को। अब ये IRP करेगा क्या? ही इज जस्ट अ प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ही कुड बी अ CA, CS, CWA who is given the exam, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की एग्जाम। नाउ दैट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी विल से जरा संभाल लेना, he will go and then make a committee of creditors। COC क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। he will say किस किस का पैसा बाकी है, प्लीज जरा इधर आओ, मेरे को जरा देखने दो। so the IRP will make a committee of creditors, क्रेडिटर्स की कमिटी बनाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई अभी आप लोग आगे बताओ क्या करना है, ये कंपनी आपने डिफॉल्ट कर दी है कंपनी ने, अब इसके साथ में क्या करना है हमको बताओ। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होंगे वो लोग फर्दर एक आरपी को अपॉइंट करेंगे। अब रेजोल्यूशन IRP जो था वो इंटरिम बेसिस के लिए था, अब आगे उसको ही कंटिन्यू करना है या किसी और को रखना है, तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करेंगे। दे विल डिसाइड विद द 66% वोट्स। क्या होता है, IRP को मैं बनाया, मैंने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाया। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक बार बनती है, फिर वो डिसाइड करते कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको अपॉइंट करना है। एक नए से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर जो IRP था उसको ही बोलेंगे भाई तू आगे कंटिन्यू करेगा तो तेरे को ही रखते हैं हम लोग। सो लेट्स से अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज बीन अपॉइंटेड। अब क्या करेगा, क्या ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं ये सब? इट कुड बी CA, CS, CWAs ओनली। तो दे विल लुक एट द रेस्क्यू कल्चर, दे विल मेक सर्टेन रेजोल्यूशन प्लान्स कि कंपनी को रिवाइव कैसे करना है। तो दे विल मेक अ रेजोल्यूशन प्लान। अब ये रेजोल्यूशन प्लान के अंदर वो लोग अलग अलग लोगों से बात करेंगे, एप्लीकेंट्स को बोलेंगे कि आप लोग बताओ कि ये कंपनी को रिवाइव कैसे कर सकते हैं। Once that resolution plan has been made, then it will be forwarded to the committee of creditors. The committee of creditors has to approve the plan. एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने वापस 66% वोट्स के साथ में अप्रूवल दे दिया कि हाँ हम लोग को अच्छा लग गया प्लान, हम लोग वैसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देन द NCLT will also sanction the plan and then we will move ahead to revive the company. Do you think it is a good bet to revive companies or to end it? What should be our first objective? To save the company or to kill it? So the main objective of IBC is to first make steps to revive, rehabilitate the company so that the employments can be saved, the revenue can be saved, the business can be saved. ठीक है, तो ये प्लान बनता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको अप्रूव करते हैं, फिर उसको NCLT अप्रूव करती है। अब ये तो रहा अच्छी बात, बट व्हाट इफ ये हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तुमको लग रहा है सबके सब कंपनी सक्सेसफुल हो गए टू गेट इट आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी? क्या सब कंपनीज को बचा पाएंगे हम लोग? कितना भी ट्राई करो कभी कभार नहीं बचा पाएंगे। तो फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि भाई कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, या कोई प्लान ही नहीं बन पाया, या कोई कंडीशंस इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो बोलेंगे अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा। बट पहला स्टेप्स रिवाइवल का कर रहे थे हम लोग। अब कंपनी को जब हम लोग को डिसॉल्व करना है, बंद करके एसेट्स लिक्विडेट कर देंगे। सो कंपनी के लिक्विडेशन के लिए तो मुझे बता सकते हो किसको अपॉइंट करेंगे जो कंपनी का लिक्विडेशन करेगा? अब हम लोग ने सोच लिया कि कंपनी को बचा नहीं सकते, डुबाना ही पड़ेगा, उसके एसेट्स बेच के पैसे रियलाइज करके सब में बांटना पड़ेगा, जिसको जितना मिला उतना। अब किसको अपॉइंट करेंगे? हु विल डू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द कंपनी एंड एवरीथिंग? CS. So they are actually the liquidators of the company. The technical term is liquidators. तो liquidator को अपॉइंट करेंगे। Generally liquidators are company secretaries only, where they come in and they will start selling of the asset. तो सोचो ये liquidator को बुलाया तुमने कि भाई आ जाओ इधर, अब मैं कंपनी के अंदर अपॉइंट हुआ, what will I start doing? कंपनी के अंदर आया, देन लेट्स सी
I will first try to find out, make a list of what all estate the company has. मैं सबका एक एस्टेट बनाऊंगा, रियल लिक्विडेशन एस्टेट मतलब क्या कि कंपनी के पास में कौन सी प्रॉपर्टीज है. द लिक्विडेटर शैल फॉर्म एन एस्टेट ऑफ द एसेट्स विच विल बी कॉल्ड एज अ लिक्विडेशन एसेट्स. कि कंपनी के पास में कौन से एसेट्स है उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा. अब वो जो भी एसेट्स है उसके ऊपर कंट्रोल अभी किसका रहेगा, लिक्विडेटर का रहेगा. ही विल होल्ड दीज एसेट्स इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी एज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट. ही विल होल्ड दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स. मतलब कंपनी के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेगा. वंस द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, देन वी सॉ द लिक्विडेशन एस्टेट. एक बार लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, वो जाके बोलेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा करो, प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लो. जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी सब कुछ लो, क्योंकि उसको बेचना है बाद में. एक बार एस्टेट मतलब लिक्विडेशन एस्टेट मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर गोइंग टू बी सोल्ड. ही विल मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. देन ही विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एसेट्स. नाउ यू टेल मी कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर सुबह में जल्दी आके आगे बैठ गया तो पहले बांटने में किसको पहले बांटेंगे हम लोग? विल ही गेट द फर्स्ट मनी? आंसर इज नो. ये एक ऑर्डर में जाएगा, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स. कि ऐसा नहीं कि अभी एक बार एसेट्स बेचना चालू करेंगे, पैसे रियलाइज करेंगे तो लोगों में अभी बटेगा, तो किसको पहले बटेगा, किसको बाद में बटेगा, किसको उसके बाद में बटेगा. तो ये पूरा एक इस चीज को एक टेक्निकल नाम है इसका, विच इज कॉल्ड एज वाटरफॉल अरेंजमेंट. वाटरफॉल अरेंजमेंट इसका मतलब है इट गिव्स यू द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स. किसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलेगा पैसा. तो सबसे पहला पैसा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन कॉस्ट. लिक्विडेटर खुद का पैसा ले लेगा लिक्विडेशन एस्टेट से, फिर सिक्योर्ड वालों को देगा और वर्कमैन ड्यूज को देगा. वर्कमैन जो रहते हैं अप टू 24 मंथ्स का पगार मिल जाएगा उनको, जो लेबर क्लास है. फिर बाद में दूसरे एम्प्लॉयज को पैसा मिलेगा जो सैलरीज है अप टू 12 मंथ्स. देन यू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल गेट, देन द गवर्नमेंट ड्यूज विल गेट, देन द रिमेनिंग डेट्स, देन द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स में भी पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर बाद में इक्विटी को मिलेगा. तो ये तुम्हारा वाटरफॉल अरेंजमेंट है. इस ऑर्डर में पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. क्लियर है ना? अब ये हम लोग ने क्या देखा था कि आईबीसी था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016. व्हाट इट हैज डन, इट हैज अडॉप्टेड द रेस्क्यू कल्चर. रेस्क्यू कल्चर मतलब क्या? पहले कंपनी को बचाने की कोशिश करो, तो first try to save the company. But if you can't save the company, then what is the next option available? Then it is nothing but you have to liquidate the company, और liquidation process करना पड़ेगा कंपनी का. So this rescue culture का नाम हम लोग एक टेक्निकल टर्म दे सकते हैं, कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. सो इट इज कंपनी की इंसॉल्वेंसी जो है उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. इफ दैट कैन नॉट हैपन, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू लिक्विडेट. अब क्या होता है, कभी कभार ये सब तो पूरा एनसीएलटी में बात जाएगा, बाद में पता चलेगा और सब एनसीएलटी विल डिसाइड क्या करना है. बट हो सकता है उसके पहले ही कंपनी खुद से ही डिसाइड कर दे बंद करना है. यार कंपनी कौन अभी एनसीएलटी के पास में जाएगा, क्रेडिटर कंप्लेन कर रहा है, मैं खुद ही जाके, एक मेथड है बंद करने का. आई रियलाइज यार बिजनेस में कुछ नहीं है, मेरे को कोर्ट वोट में भी कहाँ चक्कर जाने का. आई जस्ट वॉन्ट टू वाइंड अप द कंपनी इज. सो द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज, वी फिनिश्ड CIRP, we finished liquidation, and the last part we are doing is now winding up. समझते हैं, winding up of company means bringing a end to the life of the company. So it's a really sad part where we bring an end to the life of company. Liquidation, winding ups कितने टाइप के होते हैं, कभी सुना है तुमने? कितने मेथड्स होते हैं वाइंडिंग अप के?
So there are two methods. One is called as your voluntary winding up. तुम खुद ही डिसाइड करते हो कि यार बंद कर देते हैं. And the second one is NCLT ऑर्डर करता है. NCLT orders कि क्या बकवास कंपनी चला रहे हो, and NCLT will order you to shut down the company. This one is with your consent. It is voluntary winding up. But this one is without your consent. Who is ordering you to wind up the company? National Company Law Tribunal. अब ये तुमको चाहिए, एक पेन लेके बैठ सकते हो, इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन तुमको बायाट आना चाहिए. Voluntary winding up is in which section? So it is under section 59 of IBC code 2016. 59. और कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी दिया हुआ है. कंपल्सरी वाइंडिंग अप इज गिवन अंडर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर है ना? तो ये दो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना ही चाहिए द सेक्शन के साथ. दीज आर द की सेक्शंस फॉर दीज थिंग्स. नाउ लेट्स सी पहले कौन सा करते हैं. यू वांट टू डू फर्स्ट वॉलंटरी वाइंडिंग अप और कंपल्सरी वाइंडिंग अप. तो ऑब्वियसली लेट्स सी विच वन विल बी डूइंग. हम लोग कर रहे हैं अभी कंपल्सरी वाइंडिंग अप. दिस इज योर कंपल्सरी वाइंडिंग अप. दिस इज डन बाय द ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल मतलब NCLT. टेल मी वन थिंग, NCLT क्यों ऐसा बोलेगा कि तुम्हारी कंपनी बंद करो? यू थिंक ये बहुत कॉमन होगा तुमको बोलने का भाई तुम्हारी कंपनी बंद कर दो? नहीं. तो द ग्राउंड्स फॉर ऑर्डरिंग कंपल्सरी वाइंडिंग अप इज गिवन अंडर सेक्शन 271. सबसे पहले अगर कंपनी ने खुद ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और खुद NCLT को इंस्टिगेट कर रहे आप हमको बंद कर दो, तो भी से ठीक है, NCLT को तुम खुद ही जाके पिन मार रहे हो और बोल रहे हो कि हमको वाइंड अप कर दो, देन NCLT विल मूव अहेड विथ वाइंडिंग अप दैट कंपनी. नाउ व्हाई वुड यू डू दैट? कभी कभार तुमको कंपनी बंद करनी है, ठीक है, बट द शेयर होल्डर्स फील दैट बंद करते करते कुछ फ्रॉड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. सो वी वांट द NCLT to supervise the winding up process. So you pass a special resolution and you go to NCLT and you tell NCLT please आप बंद करो और आप लिक्विडेटर अपॉइंट करो, आप सुपरवाइज करो, आप डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं तो हमको गड़बड़ लग रहा है. सो दे विल से ठीक है, NCLT विल देन ऑर्डर वाइंडिंग अप वंस द मेंबर्स ओनली अप्लाई टू NCLT. नेक्स्ट, इफ एनीथिंग अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. तो अभी तुम देखोगे टिकटॉक, पबजी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इंडिया में बैन कर दिया. उसकी कंपनीज हैं तो हम लोग उसको बंद भी कर सकते हैं. ओके, डेटा वो लोग चुराते हैं हम लोग का, इट कैन अफेक्ट आवर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. सो इफ NCLT वांट्स दे कैन शट डाउन द कंपनी. और क्या रीजंस है फॉर शटिंग डाउन अ कंपनी? कोर्ट कब ऑर्डर कर सकता है? If there is any fraud going on in the company, or there is a default in filing your annual returns for immediately 5 consecutive financial years. तुम सोचो अगर तुम 5 साल तक एनुअल रिटर्न्स भी फाइल नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल रिटर्न्स भी फाइल नहीं कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, तो व्हाट डज NCLT डू? NCLT कैन देन ऑर्डर कंपल्सरी वाइंडिंग अप कि यार तुम फाइलिंग नहीं कर सकते तो बंद करो कंपनी. लास्ट में एनी जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज दैट द NCLT फील्स. क्लियर है ना? दिस इज very 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 important. You need to know the sections as well as the 5 points. These are only the 5 points where compulsory winding up can be ordered. Now who can file the case in NCLT? कौन ट्रिगर कर सकता है कि यार कंपनी बंद करवा दो? तो या तो हम लोग ने देखा कंपनी खुद बोल सकती है, या फिर क्रेडिटर बोल सकते हैं कि यार कंपनी में फ्रॉड हुआ, इसको बंद करवा दो, तो NCLT फिर ऑर्डर करेगी कंपल्सरी वाइंडिंग अप. या फिर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसको भी कॉन्ट्रीब्यूट करने आ सकता है, क्रेडिटर या गारंटर, वो खुद बोलेगा कंपनी बंद करो. या रजिस्ट्रार, हम लोग ने देखा था 5 साल तक अगर तुम डॉर्मेंट रहते हो, उसके बाद में रिवाइव नहीं करते हो कंपनी, तो खुद रजिस्ट्रार ऐसी डिफंक्ट कंपनीज को वाइंड अप करने का
प्रोसेस कर सकते हैं. देन वी आर कमिंग नेक्स्ट टू वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. अभी हम लोग आपस में ही बैठ के डिसाइड करते हैं यार बहुत पैसे कमा लिए, बहुत रिच हो गए, ये सब आखिर में मोह माया है, कंपनी को एंड कर देते हैं. वो सुना है मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी? वैसे ही हम लोग बोल रहे कंपनी बंद कर दो. हो सकता है, मेरी मर्जी, मैं या तो कंपनी I have no future inclination, I want to shut down the company, or I might have realized that the company has no scope or is making losses, so I can voluntarily end my company. अब क्या प्रोसीजर है इसका, तो देखते हैं इसका प्रोसेस फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. पहली बात, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप टोल्ड यू ऑल विच सेक्शन के अंदर है? डज एनीवन रिमेंबर कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? सेक्शन 59 ऑफ IBC कोड 2016. वेरी गुड. इसके अंदर सबसे पहले मेरे को अगर सोचो हमारी कंपनी है, हमको वाइंड अप करनी है, तो सबसे पहले एक बोर्ड रेजोल्यूशन को लेना पड़ेगा कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वाइंडिंग अप कर रहे हैं. फिर बोर्ड को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनी फ्रॉडुलेंट कोई भी काम नहीं कर रही है और सॉल्वेंट है, उसके या तो उसके पास डेट्स है ही नहीं, या जो भी डेट्स है उसको रीपे कर पाएगी. तो वी आर टेलिंग दैट वी विल बी एबल टू रीपे एवरीवन एंड देयर इज नो फ्रॉड. डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो गई, फिर बाद में जाना पड़ेगा हम लोग को शेयर होल्डर्स के पास में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में. शेयर होल्डर्स के अंदर तुम मुझे बोलो कि कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा जनरल मीटिंग में, कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? सो आंसर इज स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. मतलब नॉर्मल केसेस में हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा. सो व्हाट यू ऑल सेड वाज करेक्ट, बट इन दीज टू केसेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चल जाएगा अगर कंपनी का ड्यूरेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है या पर्पस ऑलरेडी मेंशन्ड है और पर्पस खत्म हो चुका है. सो इफ द पर्पस वाज गिवन इन द MOA, ऑलरेडी बोल दिया कि हम लोग एक नया JV बना रहे, JV के अंदर एक नई कंपनी लॉन्च होगी, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे, तो पर्पस मेंशन्ड है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. या फिर ड्यूरेशन दिया हुआ है कि हम लोग ज्वाइन कर रहे, एक पार्टनरशिप एक JV बना रहे, कंपनी बना रहे और 3 साल के लिए ही रहेंगे, उसके बाद में हम लोग ये कंपनी बंद कर देंगे. हीरो केम, होंडा केम, स्टार्टेड हीरो होंडा कंपनी, फिर बाद में स्प्लिट हो गए, हीरो होंडा कंपनी को बंद कर दिया, हीरो अलग से काम कर रहा है, होंडा अलग से काम कर रहा है. तो अगर ड्यूरेशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है या पर्पस स्पेसिफाइड है और वो टेन्योर या पर्पस खत्म हो गया है, तो फिर बाद में सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. बट इन मोस्ट केसेस क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली. तो चलो शेयर होल्डर्स को भी पूछ लिए. फिर बाद में एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा. तो पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों करेंगे? कंपनी बंद हो रही है, किसको कोई क्लेम बाकी है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन करना है, किसी का कुछ स्टेटमेंट देना है, तो इसके लिए एक पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं. एक बार पब्लिक अनाउंसमेंट किया, देन वी विल से कि भाई किसी को लग रहा है हमारे बंद होने से उनको प्रॉब्लम है, तो आप लोग आ सकते हो और आप लोग आपका क्लेम डाल सकते हो, और अगर रहेगा जेन्युइन तो हम पे कर देंगे. तो एक बार सबकी क्लेम्स ले लिए, जिसके जिसके पैसे बाकी है. फिर बाद में एसेट्स बेचना चालू करेंगे. वाइंडिंग अप है आफ्टर ऑल, वाइंडिंग अप में कंपनी बंद कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एसेट्स. फिर बाद में हम लोग फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, एंड देन देयर विल बी अ समथिंग कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. Dissolution is an end to the life of the company. After that, the company ceases to exist. The liquidator will go to the NCLT and say that all the property have been distributed, everything has been sold off. You can pass a dissolution order. On the dissolution order, the company ceases to exist. And in the end, you have to intimate the ROC. Clear is now? Now, yeah. What is the difference between winding up and dissolution? Winding up and dissolution के बीच में डिफरेंस क्या है? मार्केट इज इंपॉर्टेंट. अब कॉन्सेप्ट समझते हैं. अगर तुमने हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज देखी है, उससे ज्यादा भी टॉलीवुड मूवीज देखी है,
जैसे जो एनिमीज रहते हैं वो लोग गोली मारते हीरो को, तो क्या वो हीरो मर जाता है, डायरेक्टली मर जाता है वो? नो. सो व्हाट हैपेंस, गोली जब उसको लगती है ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एंड ऑफ लाइफ ऑफ कंपनी. इट इज अ फर्स्ट स्टेज. ठीक है, इट इज अ फर्स्ट स्टेज. जब एक्चुअली में वो एंड में आफ्टर किलिंग ऑल द एनिमीज देन ही डाइज, दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट स्टेज ऑफ द एंड ऑफ द कंपनी, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ कंपनी. टेल मी वन थिंग, वाइंडिंग अप में क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में है? इज कंपनी इन एग्जिस्टेंस? सो इन वाइंडिंग अप यस. इन डेजिल्यूशन होता है क्या? नहीं, डेजिल्यूशन में वो कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट. नेक्स्ट, वाइंडिंग अप प्रोसेस कौन करता है? इट इज द प्रोसेस इज डन बाय लिक्विडेटर. लिक्विडेटर वो सेल ऑफ करेगा. जबकि डेजिल्यूशन का ऑर्डर कौन पास करता है? इट इज डन बाय द कोर्ट. टेल मी, कैन द क्रेडिटर्स एंड एनी पर्सन मेक देयर क्लेम्स इन वाइंडिंग अप? Can the creditors make claim? So creditors can make claims in, yes, in winding up. But dissolution में कंपनी बंद हो गई तो उसमें थोड़ी क्लेम कर सकते हो, वो खत्म, जो भी करना था पहले करना था. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डेजिल्यूशन. वाइंडिंग अप इज द फर्स्ट स्टेज टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी, whereas dissolution is the last stage to the life to the end of the life of the company. Now let's start from the module and finish it off. Okay, so 3 parts: CIRP process, liquidation and winding up. Now with me you can take the markings also. Now one more difference is there that we have to do. What is the difference between insolvency and bankruptcy? Now they say insolvency and bankruptcy is normally used synonymously, or I could say interchangeably. Synonym समझ के वो लोग interchangeable. Insolvency means bank, but there is a change. There is a distinction between the two. क्या है वो समझते हैं. Insolvency is a state. Insolvency is a state where the liabilities are greater than the assets. तो देखते हैं यहाँ पे एक और important distinction. Difference between insolvency and bankruptcy. What do you mean by insolvency and bankruptcy? पहले देखते हैं. Insolvency is basically when the liabilities are greater than the assets. Is called as insolvency. Bankruptcy क्या होता है? It is a order of court. Order of court declaring that you are bankrupt. So in a life of a company, can they be insolvent for some time? Yes, liabilities थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, but it can be recovered. Okay, if the losses go on for a long time, insolvency leads to bankruptcy. तो पहले कौन सा होता होगा? insolvency पहले होता होगा या bankruptcy? So this happens first and then later bankruptcy will happen. अगर तुमने insolvency नहीं संभाला तो then it can lead to bankruptcy. समझ में आया? Now let's see. So this is the technical meaning. Normally it is interchangeably used. So insolvency is the inability of the debtor to pay his debts, whereas bankruptcy on the other hand is a formal declaration of insolvency. Insolvency describes a situation where he is unable to meet his obligations, whereas bankruptcy means when a court determines insolvency. समझ में आया? So this distinction you can mark it as important. They can ask you, if insolvency is not resolved, it will lead to bankruptcy. Now let's see the next part. Insolvency Bankruptcy Code 2016. अब IBC कोड था
इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कमिटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री विश्वनाथन. that committee was called as BLRC committee, bankruptcy law reforms committee. ठीक है. अब ये जो कमिटी बनी थी, इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ सकते हो तुम. क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है? फ्रॉम दिस इट डील्स विथ कंपनी इंसॉल्वेंसी. कंपनी अगर कभी भी इंसॉल्वेंट होती है तो वो आईबीसी कोड के अंदर जाएगा. कैन यू टेल मी इन विच पार्ट ऑफ आईबीसी विल इट गो? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट अ CS शुड डेफिनेटली नो. पार्ट 2 ऑफ आईबीसी डील्स विथ इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी. 2-3 रुपए का इंसॉल्वेंसी होगा तो क्या केस कर सकते हैं? डिफॉल्ट हो गया 15-20 हजार का, क्या एनसीएलटी में जाएगा कि एक मिनिमम अमाउंट रखा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होना चाहिए फॉर टेकिंग द मैटर इन एनसीएलटी? 1 लाख रुपीज. तो कम से कम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए, तब एनसीएलटी मैटर उठाएगा. नहीं तो एनसीएलटी विल से बहुत छोटा मैटर है, मेरे पास लाना नहीं. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये 1 लाख रुपए को लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ तक कर सकती है. अब डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तुम खाली एक फाइनेंशियल डेट को मार्क कर सकते हो. इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल डेट इज लाइक अ लोन गिवन, मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. देन वी विल सी द प्रोसेस. very very important that part 2 talks about CIRP, corporate insolvency resolution process. tell me one thing, हम लोग क्या सबसे पहले कंपनी को किल करने की कोशिश करते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं? डू वी ट्राई टू रिवाइव इट और किल इट? सो सबसे पहले हम लोग उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे. तो जब भी चालू कैसे होगा? डिफॉल्ट से. जब भी कोई डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर है, उसने डिफॉल्ट किया तो केस फाइल होगा. केस कौन फाइल कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर केस फाइल कर सकता है जिसने लोन दिया है. ऑपरेशनल क्रेडिटर भी केस फाइल कर सकता है. ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन हो गया? तुम्हारे एम्प्लॉयज या सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सोचो मैंने माल दिया था कंपनी को और कंपनी वो माल का पैसा नहीं दे रही है, काफ़ी सब होगा, तो वो सब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, वो लोग भी एनसीएलटी में जा सकते हैं. और लास्ट में कभी कभार कॉर्पोरेट डेटर खुद ही केस फाइल कर देगा टू इनिशिएट अ CIRP प्रोसेस. नाउ व्हाई विल द डेटर हिमसेल्फ फाइल अ केस इन एनसीएलटी? खुद ही केस फाइल कर देता है बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम एनसीएलटी विल से 1 मिनट रुक जाओ, कोई इसको परेशान नहीं करेगा, मोराटोरियम डिक्लेयर करेगा एनसीएलटी. मोराटोरियम क्या है अभी देखेंगे, एक स्टे ऑर्डर. दे विल से 1 मिनट रुको, अगर ये हमारे पास आया है तो हम इसको पहले रिवाइव करने की कोशिश करेंगे. तो NCLT will look for steps of revival. That is what the debtor also wants. Debtor doesn't want that his company be shut down. He himself goes to NCLT and says, please make a resolution plan for me. So let's start. First is, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो केस कर सकता है कंपनी के ऊपर. फाइनेंशियल क्रेडिटर को सारी एप्लीकेशन देना पड़ेगा विद ऑल द डिटेल्स, प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट, नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो कौन सजेस्ट कर रहा है. एनसीएलटी जिसका नाम है यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिस अथॉरिटी, एनसीएलटी को ये कितने टाइम के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन? 14 डेज का टाइम मिलता है एनसीएलटी को. वो चाहे तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले. तो पहले क्या होता है? डिफॉल्ट होता है. जैसे डिफॉल्ट हुआ लोग गुस्सा हो जाते हैं कि क्या नाटक है, डिफॉल्ट क्यों हुआ. मैटर जाएगा किधर? एप्लीकेशन फाइल होगा, एप्लीकेशन इन एनसीएलटी. एनसीएलटी का नाम दे रहे हैं हम लोग एडजुडिकेटिंग ऑफिस अथॉरिटी. एक बार एनसीएलटी है, उनको 14 दिन का टाइम मिलता है, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं. अगर एनसीएलटी को लगा इज सैटिस्फाई दैट डिफॉल्ट हुआ है, देन दे विल ऑर्डर फॉर CIRP प्रोसेस. तो दे विल, जैसे एक्सेप्ट किया तो द कमेंसमेंट ऑफ CIRP प्रोसेस विल हैपन. कमेंसमेंट ऑफ द, अब कमेंसमेंट ऑफ CIRP में मतलब क्या? अब भी उस दौरान
NCLT विल से हमने इसको उठा लिया है एप्लीकेशन, अब कोई भी कुछ भी इसको परेशान नहीं कर सकता है. एंड NCLT विल जैसे एक्सेप्ट कर दिया ना, विद इन द नेक्स्ट 330 days द मैटर विल बी क्लोज्ड. तो ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है. कितने दिन के अंदर CIRP प्रोसेस पूरा एंड हो जाएगा? 330 days. ओके, अभी इसका हम लोग टाइमलाइन देखते किस हिसाब से दिया है. एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर केस फाइल कर सकता है, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर भी केस फाइल कर सकता है. ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन हो गया? तो सोचो तुमको सैलरी नहीं दे रही है कंपनी, तो क्या करोगे तुम? तो सारे लोग इकट्ठा होके केस करेंगे कि भाई कंपनी हैज फेल्ड टू गिव मी सैलरी. तो जब सैलरी नहीं देते, डिफॉल्ट हो जाता है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर सीधा केस नहीं कर सकते. ऑपरेशनल क्रेडिटर को डिमांड नोटिस देना पड़ेगा और 10 दिन तक रुकना पड़ेगा. और डिमांड नोटिस देके बोलेंगे वो लोग कि भाई हमारा पैसा रिकवर करो. सो लेट्स सी CIRP प्रोसेस क्या है. सबसे पहले कैसे चालू होगा CIRP प्रोसेस? इट विल स्टार्ट विद एन इवेंट कॉल्ड एज डिफॉल्ट. किसी ने तो डिफॉल्ट किया होगा. जैसे डिफॉल्ट किया, कोई तो केस करेगा, एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड. अब एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर डायरेक्टली केस फाइल कर देगा. ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है उसको डिमांड नोटिस देना पड़ेगा. आफ्टर 10 days ऑफ गिविंग डिमांड नोटिस. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को डिमांड नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बट ऑपरेशनल क्रेडिटर को डिमांड नोटिस देने की जरूरत होती है. और लास्ट में और कौन एप्लीकेशन कर सकता है डिफॉल्ट के टाइम पे? कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ ओनली कैन फाइल अ केस इन NCLT. एंड NCLT में क्या केस फाइल करेगा कि भाई मेरे को रिवाइव करो, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मेरे को क्रेडिटर्स बहुत परेशान कर रहे हैं. समझ में आया ये? तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट कैन फाइल अ केस इन NCLT. ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑन देयर डिफॉल्ट, सोचो मेरे को माल का पैसा नहीं मिला, सैलरी मिली नहीं, तो इमीडिएटली केस नहीं फाइल कर सकता. उनको पहले एक डिमांड नोटिस देना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा 10 दिन में वो पैसा दे दो मेरे को. अगर 10 दिन में पैसा नहीं आया तो 11वें दिन में केस का फाइल कर सकता हूं. ठीक है. और कॉर्पोरेट डेटर खुद भी डिफॉल्ट के टाइम पे जा सकता है. अब ये लोग किधर जाएंगे? एप्लीकेशन किधर फाइल करेंगे? दे विल गो बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. नाउ लेट्स सी. जैसे फाइल किया, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस. क्या बोला? कितने टाइम में कंप्लीट होगा? व्हाट डिड आई से? हाउ मेनी टाइम इज गिवन द टाइम लिमिट? तो दे हैव 330. बट ये लोग ने ऐसा ब्रेक किया है, 180 days पहले बोला है दैट द CIRP प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन. तो 180 दिन के अंदर जाना है. बट अगर 180 दिन में नहीं कंप्लीट हो सकता है तो उसको एक एक्सटेंशन मिलेगा. सो एक्सटेंशन कितने दिन का मिलेगा? यहां पे देखो, इट मे बाय ऑर्डर एक्सटेंड द ड्यूरेशन बाय नॉट एक्सीडिंग 90 days. तो 180 प्लस 90 days का एक्सटेंशन मिल सकता है. कितना आता है इसका टोटल? तो 270 days के अंदर मैटर कंप्लीट हो जाना चाहिए. बट वो लोग ने बोला कि ठीक है चलो ऑन द वर्ज पे ही खत्म होना रहेगा, तो 270 को भी थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया है. वो कितने टाइम का दिया है? 330 days तक अल्टीमेटली. तो मतलब और कितना एक्सटेंशन मिल सकता है उनको? 60 days का और ग्रेस पीरियड दे दिया है टू सम अप द एंटायर केसेस. सो अंडरस्टूड. तो ओरिजिनली 180 days में कंप्लीट करने का, बट अगर 180 days में नहीं कंप्लीट कर सके तो 90 days का और एक्सटेंशन ले सकते हो. अगर वो भी नहीं हुआ तो उनको फिर लास्ट में बोलेगा बस खत्म ही होने वाला है और 60 दिन का मुझे दे दो. टोटल 330 days के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता है. अगर गया तो बोलेंगे बंद कर दो कंपनी, वाइंड अप कर दो. इतना क्या टाइम लग रहा है? क्लियर इतना? इफ एट एनी टाइम द पार्टी हु हैज फाइल्ड द केस वांट्स टू विड्रॉ द एप्लीकेशन, देन 90% ऑफ द
voting will have to be given by the creditors that they want to withdraw their application. Now बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैटर एनसीएलटी में गया, सोचो एनसीएलटी में गया तो एनसीएलटी करता क्या है, एनसीएलटी डिक्लेयर्स अ मोराटोरियम. मोराटोरियम इज नथिंग बट अ स्टे ऑर्डर. देखो तुम अगर एनसीएलटी के पास भाग गए कि बचा लो मेरे को, या क्रेडिटर खुद बोल रहा है भाई इसका कुछ करो, कुछ हो नहीं सकता है, तब एनसीएलटी सबसे बोलेगा एक टाइम प्लीज बोलेगा. टाइम प्लीज मतलब रुक जाओ, केओस बंद करो, समझने दो क्या है. मोराटोरियम डिक्लेयर कर देगा. मोराटोरियम मतलब स्टे. नो एक्शन कैन बी फाइल्ड, नो केसेस कैन बी फाइल्ड, नो नथिंग कैन बी सोल्ड, नो मनी कैन बी रिकवर्ड, नथिंग एट ऑल. एनसीएलटी सेज moratorium. Moratorium means stop. Everything brings to an halt. And then they take a step back and they think of resolution plans. तो moratorium कब तक होगा, जब तक के वो पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता है 330 डेज का, तब तक के मोराटोरियम पीरियड रहेगा. सो लेट्स सी क्या होता है मोराटोरियम. पढ़ोगे तो 2 मिनट में इजी है. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी will pass an order declaring moratorium for prohibiting all of the following. तो कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी केस प्रोहिबिट हो जाएगा, ट्रांसफरिंग ऑफ एनी ऑफ द एसेट्स रुक जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं कर पाओगे, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर पाओगे. क्यों ऐसा? कॉमन सेंस है. जरा टाइम दो, उसको रेस्क्यू करना है, हमको पहले समझना है कि इसको रिवाइवल प्लान किया है. समझ में आया? ये मॉराटोरियम के लिए ही क्रेडिटर खुद, डेटर खुद केस करता है कि मेरे को जरा स्टे मिल जाएगा, उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा. एक बार यहां पे एनसीएलटी ने एडमिट कर लिया एप्लीकेशन, क्या कर रहा है वो, मॉराटोरियम डिक्लेयर करेगा. मॉराटोरियम इज अ स्टे, नो नथिंग कैन बी डन. देन एनसीएलटी विल से कि इधर काम या, that is they will call the interim resolution professional IRP को, और IRP को बोलेगा कि भाई जाओ इसको जरा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाओ, क्रेडिटर किस किस का पैसा बाकी है. तो जैसे ये यहां पे हुआ, एनसीएलटी ने अपॉइंट किसको किया, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को. इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक बनाएगा समथिंग कॉल्ड एज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. किस किस का पैसा बाकी है, क्लेम्स उठाएगा, देखेगा किसका है. सो लेट्स सी, द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल टेक ओवर द मैनेजमेंट इमीडिएटली. जैसे स्टे लग गया, वो जाके पूरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल ले लेगा. एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि भाई किसका पैसा बाकी है तो मुझे बताओ, मैं अभी कमिटी बना रहा हूं. ओके, वैल्यूएशन करवा लेगा प्रॉपर्टी का. दैट्स ऑल हिज जॉब. देन एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अपॉइंट किया, देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विल देन कम, और जिसका भी पैसा बाकी था वो लोग सबकी कमिटी बनेगी. अब वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलेंगे कि भाई आगे क्या करना है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको अपॉइंट करना है. सो दे विल डिसाइड हु विल बी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इफ दे वांट एंड दे लाइक द वर्क ऑफ द इंटरिम गाय, देन दे विल कंटिन्यू हिम ओनली, or the committee of creditors can appoint a new professional, interim resolution professional. फिर वो interim resolution professional will, this committee of creditors will make the resolution professional. Let's see, committee of creditors. Committee of creditors will consist of financial creditors, जिन लोग ने लोन दिया हुआ है, फाइनेंशियल डेट वो दिया है उनको. The committee of creditors will first appoint a resolution professional. If they want, they can either appoint the IRP only as the RP or another RP of their choice. जो भी डिसीजन होंगे it will be taken by 66% votes. आगे देखते हैं ये IRP अब करेगा क्या. Now this resolution professional will come in and he will make for various solutions. He will make a resolution plan, लाइक अ रिवाइवल प्लान. कैसे तुम लोग का भी स्टडीज देख रहे हो, कैसा लग रहा है, डिजास्टर्स लग रहा है. अब
एक बार तुम शांति से मोराटोरियम डिक्लेयर करो, मोराटोरियम मतलब स्टे ऑर्डर, सब कुछ रोक दो, थॉट्स वॉट सब कुछ रोक दो, फिर बाद में एक प्लान बनाओ। प्लान जैसे बनाओगे कब क्या होगा, रिवाइवल कैसे होगा, हाउ विल यू रीस्ट्रक्चर एवरीथिंग, हाउ विल यू रीडू एवरीथिंग, जैसे रेजोल्यूशन प्लान बनेगा तो you will start realizing that there are various options to get out of the problem and you will start seeing a lot of solutions. This resolution plan will be given to the committee of creditors. The committee of creditors will approve it by 66%. Then it's a good thing because they are agreeing to the plan. Then it will be given to NCLT. Let's see. This resolution objective of CIRP process is to give the debtor a chance to revive itself from insolvency. अब किया तो सब अच्छा है तो ठीक है, okay. If the company revives, it's well and good, but what if the company cannot revive? We tried our level best. जेट एयरवेज का देखो कितना ट्राई कर रहे हैं वो लोग, येस बैंक, नहीं हो सकता है, फिर एंड में एक ही ऑप्शन बचता है, वोडाफोन, क्या करने का फिर, लिक्विडेशन प्रोसेस. लिक्विडेशन इज अ लास्ट रिजॉर्ट टू रिकवर द मनी. व्हेन द रेजोल्यूशन रिवाइवल प्लान हैज फेल्ड, देन यू हैव नो अदर वे टू बी अडॉप्टेड देन टू डिसॉल्व द कंपनी. उसमें क्या होगा, कंपनी के एसेट्स को सब बेच दिया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा और पैसे सब में बांट देंगे. यहाँ पे अटेम्प्ट हमेशा पहले रहेगा टू रिवाइव द कंपनी. अब देखते हैं ये ऑर्डर कब आएगा, व्हाट ट्रिगर्स लिक्विडेशन प्रोसेस, व्हेन विल द लिक्विडेशन प्रोसेस बी ऑर्डर्ड बाय द NCLT. तो सबसे पहले अगर कोई, ये भी मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, सेक्शन 33. सो व्हेन दे हैव नॉट रिसीव्ड अ रेजोल्यूशन प्लान, प्लान ही नहीं मिला, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से कुछ नहीं हो सकता कंपनी का, मेरे को नहीं लगता है, तो बोलेंगे बंद कर दो. फिर प्लान दिया था बट रिजेक्ट हो गया, वो खुद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि भाई कंपनी को लिक्विडेट कर दो. 66% ऑफ द क्रेडिटर्स आर सेइंग कि हम लोग कोई रिवाइवल नहीं करवाना, इसको बंद ही करना है कंपनी को. इफ द कॉर्पोरेट डेटर कॉन्ट्रवीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, तो कॉर्पोरेट डेटर को बोला था, एक और लाइफ दी थी, बट वापस उसने गलती कर दिया, वापस कुछ वायलेशन कर दिया, तो वापस बंद कर देंगे उसको. जैसे ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन आ गया, NCLT ने बोला कि कंपनी बंद करो, उस टाइम पे सारे डायरेक्टर्स की छुट्टी हो जाती है, डिस्चार्ज ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज, दे आर ऑल हैव लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज नाउ द कंपनी विल स्टार्ट टू liquidate the assets, except where the business of the corporator is continued during the liquidation process by the liquidator. तो अगर liquidator continue कर रहा है temporarily तो तब तक के रहेगा, नहीं तो सबका जॉब गया. अब आता है अपना लिक्विडेटर. लिक्विडेटर क्या करेगा, उसके क्या रूल्स है, समझते हैं. लिक्विडेटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू लिक्विडेट द एसेट्स, सेल ऑफ द एसेट्स. तो सबसे पहले उसको एसेट्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा. द लिस्ट ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड एज लिक्विडेशन एसेट्स. इसके अंदर डिटेल में वो लोग ने बताया कि कौन से एसेट्स बेच सकता है, वो कौन से नहीं बेच सकता है. ही विल मेक अ लिस्ट ऑफ दैट and he will keep. It is all, he will be holding all these assets as fiduciary for the benefit, in fiduciary capacity for the benefit of all the creditors. Clear है ना? ये सब हो गया IBC के बारे में. अब बात करते नॉर्मली वाइंडिंग अप के बारे में. हम लोग ने देखा था वाइंडिंग अप दो टाइप के होते हैं, एक है कंपल्सरी, दूसरा कौन सा है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप. अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि यार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते, बंद कर दे कंपनी. तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस. तो पहली बात, अगर हमको कंपनी बंद करना है, ठीक है, वॉलेंट्रली, तो हमको दो कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे. सबसे पहले मेरे पास में या तो कोई भी लोन नहीं है तो बंद कर सकता हूँ, या लोन है तो मैं बोल रहा हूँ लिख के कि मैं पे कर पाऊंगा, आई एम एबल टू पे द डेट्स, देन ओनली आई एम अलाउड टू वाइंड अप द कंपनी. एंड सेकेंड, it is not being liquidated to defraud any person. तो अगर मैं किसको डिफ्रॉड नहीं कर रहा हूं, या मैं सब पैसे रीपे कर पा रहा हूं, तो आई कैन एलिजिबल टू वाइंड अप. अब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप प्रोसेस का क्या है, इट इज सेक्शन 59 ऑफ द कोड.
Now let's see 59 ऑफ द कोड में क्या है. ये लोग ने दिया है कि एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इट इज नॉट बीइंग बाउंड अप फॉर टू डिफ्रॉड एनीवन. अब they may initiate the process. Now the brief procedure is given here. सबसे पहले आई टोल्ड यू ऑल क्या है बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर बाद में तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, सबको इनवाइट करना पड़ेगा, क्लेम्स सब बोलेंगे भाई किस किस का पैसा बचा है आ जाओ. फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगा ऑफ ऑल दी एसेट्स, वेरीफाई करेंगे किस किस के पैसे, नहीं तो कोई ज़्यादा क्लेम कर रहा है कोई कम क्लेम कर रहा है. जैसे नॉर्मली वाइंडिंग अप होगा, तुम ही सोचो क्लेम्स सबके मांगने पड़ेंगे, क्लेम्स का लिस्ट बना, एसेट्स की साइड बनेगा, लायबिलिटी साइड बनेगा, फिर बाद में बैंक अकाउंट ओपन होगा. स्पेशल बैंक अकाउंट में जो भी एसेट्स बिकेंगे वो सब एक स्पेशल बैंक अकाउंट के अंदर जाके रहेगा. फिर एसेट्स बेचोगे, फिर बाद में वाटरफॉल अरेंजमेंट के हिसाब से तुम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. फिर फाइनल रिपोर्ट द लिक्विडेटर विल गिव इट टू द एनसीएलटी and then NCLT will order dissolution. अब पैसे कैसे बटेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो. सेक्शन 53 इज अ वाटरफॉल अरेंजमेंट. द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट, ऐसा नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर सुबह में जल्दी आके बैठ गया तो उसको पहले दे देंगे. तो ये लोग ने ऑर्डर दिया हुआ है, सेम ऑर्डर वी हैव सीन. पहले लिक्विडेशन कॉस्ट, ये भी मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, वर्कमैन ड्यू, देन सैलरीज एंड सो ऑन. देन कम्स in the end you will dissolve the company and then it will cease to exist. Now we are talking the other one of compulsory winding up. तो winding up का मतलब क्या है? Normally winding up is a process of bringing a end to the life of the company. इसमें होता क्या है winding up में? Assets are realized, liabilities are paid off and surplus if any is distributed among the shareholders and the contributories. अब देखते कंपल्सरी वाइंडिंग अप का क्या प्रोसीजर है. फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डेसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप. विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रिंगिंग एन एंड टू द लाइफ? वाइंडिंग अप. एंड विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एंड आफ्टर विच द कंपनी डाइज? दैट इज डेसोल्यूशन. वाइंडिंग अप कौन करता है? इट इज डन बाय लिक्विडेटर. एंड डेसोल्यूशन कौन करता है? एनसीएलटी. क्रेडिटर्स कैन मेक देयर क्लेम्स ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, क्योंकि कंपनी अभी भी सब क्लेम्स कर रहे हैं, पब्लिकेशन वो सब बोले मेरा इतना पैसा बाकी है. बट ऑन डेसोल्यूशन दे कैन नॉट, एज द कंपनी ओनली विल सीज टू एग्जिस्ट. वाइंडिंग अप नीड नॉट रिजल्ट इन डेसोल्यूशन इन ऑल केसेस. इट मे बी अमैलगेमेटेड. तो कभी कभार हो सकता है कि कंपनी वाइंड अप हो गई और उसके बदले में एक नई कंपनी बनी है, तो अमैलगेमेशन में हो सकता है. नाउ वी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपल्सरी वाइंडिंग अप एंड द ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप. कितने पॉइंट्स है? 5. व्हेन कैन एनसीएलटी ऑर्डर कंपल्सरी वाइंडिंग अप? पहली बात खुद कंपनी ने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन. सेकंड, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. fraudulent matter, default for 5 years in filing returns, any other just and equitable cause, NCLT can order winding up. Who can apply? It is a company can tell to wind up compulsorily, contributories, etc. Then once you file the application, then NCLT can pass any order. Either they can accept the application, dismiss it, pass interim orders or any other orders as it deems fit. And then the chapter gets over. That is it.